Good morning everyone. How are you? So let's start our today's class. So पहले हम लोग अपनी vocabulary करेंगे और फिर उसके बाद में हम आर्टिकल रीड करेंगे, ठीक है? सो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियोस आप शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ ये दोनों काम कर देना है, लाइक भी करना है। चलिए, हमारा फर्स्ट वोकेबलरी यानी फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? सेट बैक। सेट बैक यानी कि बैक मतलब पीछे, तो वो चीज आपको पीछे धकेल रही है। वो चीज क्या कर रही है? आपको पीछे धकेल रही है, ठीक है? कोई भी वो चीज समस्या हो सकती है, कोई मुश्किल हो सकती है जो आपके काम में बाधा डाल रही है, आपके काम में और देरी कर रही है। प्रिवेंट करना मतलब स्टॉप करना, प्रिवेंट करना मतलब स्टॉप कर रही है आपको प्रोग्रेस करने से, आगे मूव करने से वो आपको रोक रही है। जैसे कि हमारी सुबह ना उठने की आदत है, ये क्या हो रही है? सुबह ना उठने की आदत हमारे प्रोग्रेस में, हमारे काम में देरी कर रही है, हमको लेट कर रही है। तो हमारे काम में क्या कर रही है? बाधा बन रही है, ऑब्स्टेकल हो रही है। हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट या ड्रॉबैक मतलब बाधा बनना, बाधा। ओपोजिट क्या होगा? हमारे फायदे में है वो चीज, हमको एडवांटेज है, हम मूव कर रहे हैं आगे, एडवांसमेंट यानी ग्रो कर रहे हैं, सक्सेस कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज हमें आगे बढ़ा रही है, और इसमें हम पीछे जा रहे हैं। जैसे फेलिंग द एग्जाम वॉज अ सेटबैक बट शी कॉन्टिन्यूड वर्किंग हार्ड। तो ऑब्वियसली अगर एग्जाम को फेल हो जाना ये हमारे सक्सेस में क्या है? बाधा ही तो है। तो ये क्या था? एक ऑब्स्टेकल था, एक बाधा थी, एक फेलियर था। लेकिन लेकिन उसने फिर भी मेहनत करती रही, बट शी कॉन्टिन्यूड वर्किंग हार्ड। तो वर्क अगर हम हार्ड करते रहेंगे, इफ वी कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, देन वील डेफिनेटली गेट आवर सक्सेस। But for that you have to show resilience, you have to show that you have a perseverance, right? Like you will keep doing it, डजेंट मैटर आप कितनी बार फेल हो रहे हैं, डजेंट मैटर क्या प्रॉब्लम आ रही है, यू विल कीप डूइंग इट। सो वो जो सेटबैक है उसको हमें कंट्रोल करना है। तो सेटबैक मतलब बाधा, वो प्रॉब्लम है ना, जो हमारे काम को आगे ग्रो करने से रोक रही है, उसमें बाधा डाल रही है, उसको मुश्किल में डाल रही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ड्रेडेड। तो ड्रेडेड का मतलब होता है कोई चीज जो डरावनी है। आप कैसे हैं? आप उस चीज से डरे हुए हैं, फियर्ड और वरिड अबाउट बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अनप्लेजेंट, डिफिकल्ट और फ्राइटनिंग। सिंपल सी बात है, डरे हुए होना। तो आप कैसे हैं? उस चीज से डरे हुए हैं, ठीक है? वो चीज कैसी है? डरावनी है। ड्रेडेड का मतलब वो चीज कैसी है? डरावनी है। वो चीज कैसी है? डरावनी है, फियर्ड है। फ्राइटनिंग, अलार्मिंग, टेरिफाइंग और डॉन्टिंग मतलब वो चीज आपके मन में डर पैदा कर रही है, वो चीज डरावनी है। ऑपोजिट वेलकम्ड मतलब वो चीज अच्छी है। डिजायर्ड है, हम चाहते हैं वो चीज हो। एंटिसिपेटेड हम अनुमान लगा रहे हैं, हम चाहते हैं वो हो। वो प्लेजेंट है, वो कंफर्टिंग है। द ड्रेडेड एग्जाम इज फाइनली ओवर मतलब ऐसे सोचो कि जिस चीज को सुन के, जिस चीज के नाम से भी हमें डर लग जाए, वो चीज आपकी ड्रेडेड होती है। मतलब वो चीज इतनी डरावनी है कि उसके नाम से ही हमें डर लग रहा है। तो जो डरावना एग्जाम था ना, अब एग्जाम को कैसे डरावना होता है? कहते हैं ना भाई बस ये एक पेपर मेरा निकल जाए, बस इसमें मैं पास हो जाऊं, उसके बाद तो मुझे अदर सब्जेक्ट्स में कोई चिंता नहीं है ना? तो वो जो आपका पेपर था वो फाइनली ओवर हो गया। ओ माय गॉड, फाइनली हो गया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एंड्योरेंस। एंड्योरेंस अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, मैंने ये सारे शब्द बोले, परसिवरेंस, रेजिलियंस, यही हो गया एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब आप अंत तक रुके रहेंगे, ऐसे सोच लो, एंड तक आप रुके रहेंगे, है ना? और जो व्यक्ति एंड तक रुके रहता है, लास्ट तक गिव अप नहीं करता है, लास्ट तक लड़ता रहता है, वही व्यक्ति क्या होता है? सफल होता है। द एबिलिटी टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, पेनफुल और टायरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गिविंग अप। तो भाई आप उसे करते रहेंगे, चाहे वो चीज कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी दर्द की हो, कितनी भी थका देने वाली हो, दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, लेकिन हम अपने काम में गिव अप नहीं करेंगे। आप एंड्योर करोगे उस प्रॉब्लम को, आप उस प्रॉब्लम को झेलोगे,
तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। सो हमारा स्टेमिना मतलब हमारी स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, परसिवरेंस, टॉलरेंस, ड्यूरेबिलिटी। ऑपोजिट क्या हो गया? वीकनेस, हम थक गए, फटीग, एग्जॉशन, फ्रेल, हम टायर्ड हो गए, हमने सरेंडर कर दिया, हमने गिव अप कर दिया। तो ये तो जस्ट इसके ऑपोजिट हो गया, राइट। रनिंग अ मैराथन रिक्वायर्स ग्रेट एंड्योरेंस। तो अगर हमें मैराथन दौड़ना है, अगर हमें 20 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, मतलब 20 किलोमीटर तक हमें कॉन्टिन्यूसली दौड़ना है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत है, आपको परसिवरेंस की ज़रूरत है। आप थक जाएंगे, आपके अंदर ऐसे होगा कि मेरी बॉडी खत्म हो रही है, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो मैराथन रन करने के लिए भाई आपको एंड्योरेंस की ज़रूरत है, वो झेलने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। ANC या ENCE होता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, अगर हमें अपनी इंग्लिश को ओवरऑल इम्प्रूव करना है तो वो सिनोनिम से, यानी कि हमारी वोकैबुलरी हो गई, यानी जो हमारे वर्ड्स होते हैं, हमारी ग्रामर हो गई, हमारे सेंटेंसेस हो गए, और उसमें स्पेलिंग्स भी एक रोल प्ले करती है, राइट। तो अब ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ चैनल्स पे बहुत अच्छे से आपको रूल दिखाई देंगे, वो रूल कामयाब होते हैं बट हर जगह नहीं कामयाब होते। मेरे हिसाब से जो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल होती है वो होती है उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करना, उसको मल्टीपल टाइम लर्न करना। अगर वो रूल भी है ना, तो रूल को भी आप मल्टीपल टाइम रिपीट करें। अब जैसे कि हमें प्रॉब्लम आती है ना कि जब कोई शब्द हमारा ANC पे खत्म होता है या ENCE पे खत्म होता है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपने देखा आज की क्लास में ANC वाला शब्द है एंड्योरेंस, तो लर्न कर लो ना, इसकी स्पेलिंग को टोटल अभी लर्न कर लो कि इसके लास्ट में ANCE आता है। तो ई एंड पे शुरू होता है लेकिन खत्म ये ANCE पे होता है, ना कि ENC पे। ऐसे करके लर्न करो। जैसे रेजिलियंस है, रेजिलियंस में ENCE आ रहा है, परसिवरेंस में ANCE आ रहा है, टॉलरेंस में ANCE आ रहा है। तो आप ऐसे देखो, अब ऐसे नहीं है कि मैम ने पढ़ा दिया और आपने भी खत्म करके चले गए, आपको एक्स्ट्रा इनपुट्स देने पड़ेंगे, प्लीज। देखो, मैं अपने आप को ना कभी भी ऐसे नहीं मान के चलती कि मुझे व्यूज के लिए क्लास लेनी है या मुझे उसी तरीके की क्लास लेके आनी है आपके लिए जिससे बच्चों को मजा आए। बच्चों को तो मजा नहीं आएगा, उनको मजा आएगा ट्रिक 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 में। ट्रिक से लाइफ नहीं चलती है, ठीक है। तो प्लीज, जब मैं ये क्लास कंप्लीट कर दूं और फिर आपको ये PDF मिल जाता है इस टेलीग्राम पे, तो वहां पे इस PDF के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ज़्यादा नहीं है, आज की डेट में आपको बस ये एंड्योरेंस, रेजिलियंस, परसिवरेंस, टॉलरेंस, ये ANC ENC वाले शब्द आज लर्न कर लो, बस इतना काम कर लो, ये देख लो आप लोग, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कॉर्पोरल। कॉर्पोरल का मतलब होता है शरीर से संबंधित, तो रिलेटिंग टू द बॉडी, है ना। सो कॉर्पोरल का मतलब हमारे शरीर से संबंधित, तो बॉडीली हो गया, हमारे शरीर से हो गया, फिजिकल हो गया या फ्लैशली हो गया। ऑपोजिट देखें तो स्पिरिचुअल है वो चीज़, मेंटल है, इंटेलेक्चुअल, ब्रेन के लिए, है ना। मटेरियल का मतलब भी रियल में आपका वो फिजिकल को ही कह रहा है, तो ये इममटेरियल हो गया। और इनकॉर्पोरियल, डन है। स्कूल प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट कर देना मतलब किसी चीज को बैन कर देना, प्रोहिबिट कर दिया मतलब उस चीज को आपने बैन कर दिया है। कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो स्कूल ने बैन कर दिया है कि कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को शारीरिक रूप से पनिशमेंट नहीं देंगे। AL लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव। तो आज के लिए आपको ना मैं एक ही होमवर्क देके जा रही हूँ, अभी तो क्लास हमारी चल रही है, खत्म नहीं हुई है, कि एंड्योरेंस और रेजिलियंस, परसिवरेंस एंड टॉलरेंस, ये स्पेलिंग्स लर्न करके मेरे को कमेंट करनी है, ठीक है। और मल्टीपल टाइम आपको ये लिखनी है, आज ये लर्न हो जाना चाहिए। टाइम्स हैव चेंज्ड, समय बदल चुका है, एंड सो हैज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू डिसिप्लिन अ चाइल्ड। और सेम सो हैज आवर अंडरस्टैंडिंग, और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बदल चुकी है कि व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू डिसिप्लिन अ चाइल्ड, कि एक बच्चे को अगर हमें डिसिप्लिन सिखाना है तो उसके लिए हमें डिफरेंट अप्रोचेस लेनी चाहिए। पनिशमेंट के अलावा भी बहुत सारे अप्रोचेस हैं जिससे हम बच्चे को सुधार सकते हैं। Today's children are more sensitive than children of previous generations. तो जो आजकल के जो बच्चे हैं, ये तो एक गाली जैसी हो जाते हैं, आजकल के बच्चे बहुत नाजुक हैं। नाजुक होने का मतलब क्या है? हम सेंसिबल हैं। सो टूडेज चिल्ड्रन आर मोर सेंसिटिव। और अभी तो अल्फा बीटा जेंटा पता नहीं कौन कौन सी जनरेशन आ चुकी है भाई, हम लोग तो फिर भी पुरानी जनरेशन से बिलोंग करते हैं।
दे आर वेरी सेंसिटिव। बट हमारे टाइम से भी स्कूल में पनिशमेंट नहीं मिलती थी ना, सर ये हाथ पैर पे तो बिल्कुल नहीं मारते थे। तो टू आजकल जो बच्चे हैं वो मोर सेंसिटिव हैं देन चिल्ड्रन ऑफ प्रीवियस जनरेशन। तो हो सकता है हमारे फादर के जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। So much so that a strict word from a teacher seems like a major setback। ऐसा नहीं था कि अगर टीचर ने हमको बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट वर्ड दे दिया, एक हार्श शब्द बोल दिया, ऑब्वियसली भाई वो दिल को तो दुखाएगा ना। टीचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो हमको कुछ बोल दें कि तुम तो एकदम बेवकूफ हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, ओ भाई साहब, अब लगेगा वाकई में जिंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो एक बहुत बड़े फेलियर की तरह आता था। But if we rewind the clock by 20 to 25 years, school life used to be an entirely different experience, an era when punishments were not unusual but a routine part of school life। मतलब अगर हम 20 से 25 साल पुराने स्कूल्स में चले जाएं, उस लाइफ में चले जाएं तो जो स्कूल लाइफ हुआ करती थी, यूज्ड टू बी मतलब हुआ करती थी, पास्ट की चीज बता रहा है, पास्ट का स्टेट बता रहा है, ये पास्ट का स्टेट बता रहा है कि वो एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ करता था। एक एरा था, एक टाइम था पनिशमेंट का। तो जो पनिशमेंट कोई अनयूजुअल चीज नहीं थी, मतलब कोई रेयर चीज नहीं थी, बट अ रूटीन पार्ट था स्कूल लाइफ का। पनिशमेंट्स यूज टू टेक रिमार्केबली डाइवर्स फॉर्म्स। तो अलग अलग तरीके की भाई पनिशमेंट्स दी जाया करती थी। There were the relatively harmless ones like a sharp scolding, writing lines hundreds of times or copying entire passage repeatedly। तो अलग अलग प्रकार की आपकी पनिशमेंट्स हुआ करती थी, जैसे कि कुछ कंपैरेटिवली, रिलेटिवली मतलब कंपैरेटिवली हार्मलेस होती थी, मतलब वो आपको कोई चोट वोट नहीं पहुंचा रही है। जैसे कि टीचर ने आपको बहुत तेजी से डांट दिया, बहुत हार्श वर्ड का इस्तेमाल करके, भाई देखो अगर मेरे को पड़ गया तो भाई मेरा तो दिन क्या, मेरा तो हफ्ता खराब हो जाएगा। या फिर आपको हंड्रेड्स ऑफ टाइम कोई लाइन लिखने के दे दिया, या उस पैसेज को बारंबार आपको रिपीट करना है। ये सब काम तो आप लोग ने भी किए होंगे। देन देयर वर द स्ट्रिक्टर मेजर्स रिजर्व फॉर मोर डिसिप्लिन्ड क्लासरूम्स बाय स्ट्रिक्ट टीचर्स ऑन हाईली इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स। फिर आती थी कुछ और स्ट्रिक्ट मेजर्स मतलब एक्शंस, जो उन क्लासरूम्स के लिए रिजर्व थी जिन क्लासरूम्स में बहुत ही ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स रहते थे। A ruler across the knuckles was quite common, especially when a teacher expected absolute silence and unwavering attention। अ रूलर मतलब ये जो स्केल होता था ना, नकल का मतलब होता है ये वाला हमारा जो पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको ऐसे करो ऐसे, और फिर आपको ऐसे ऐसे करके यहीं स्पेशली मार रहे हैं। तो ये चीज क्वाइट कॉमन थी, ये कोई अनयूजुअल नहीं था, ये ऑर्डिनरी था। रूटीन में बंदे ऐसे, बच्चे ऐसे पिटते ही थे। खास करके स्पेशली मतलब खास करके जब टीचर चाहते थे कि क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए, एकदम शांत हो जाए। अनवेवरिंग मतलब वेवर करना मतलब हिलना डुलना, है ना। बल्कि अटेंशन कैसी है आपकी, एकदम कांस्टेंट अटेंशन वहां पे दो, बिना हिले डुले। ध्यान यहाँ वहां नहीं भटकाना है, तो बिना यहाँ वहां भटकाए एकदम आपका ध्यान पूरी तरीके से वहीं रहना चाहिए। तो अगर बच्चा बार बार हिल रहा है, डुल रहा है, आपस में बात कर रहे हैं, तब टीचर ऐसा करते थे। वन पनिशमेंट दैट ऑलमोस्ट एवरी इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम दैट एरा रिमेम्बर्स इज द क्लासिक सिटअप वाइल होल्डिंग वंस ईयर। ये बॉयज के लिए स्पेशली होता था कि भाई आप मुर्गा बनो, मुर्गा। बट ये सब तो देखो यार, दिल्ली वगैरह में तो ऐसा मैंने नहीं देखा है। जब मैं अपने स्कूल, तो ये 20-25 साल के पुराने स्कूल टाइम की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हम उस टाइम से नहीं आते हैं। तो उस समय पे ये सब चीजें बहुत कॉमन थी कि एवरी इंडियन स्टूडेंट उस एरा का, उसको याद होगा, क्लासिक सिटअप लगाओ कान पकड़ के। ऑल्दो इंटेंडेड एज अ करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव मतलब सुधार के लिए, इसको सुधार का एक्शंस के रूप में इसको देख रहे हैं। इट बिकेम एन अनएक्सपेक्टेड टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस विद स्टूडेंट ट्राइंग टू लास्ट वन अनदर रादर देन फीलिंग एम्बैरेस्ड। तो मतलब टीचर्स इसको इसलिए दे रहे हैं कि बच्चा सुधर जाएगा, अगली बार वो ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन अब बच्चे इसको अलग तरीके से ले रहे हैं। अब बच्चे इसको कैसे ले रहे हैं कि भाई अब ये एंड्योरेंस का हो गया, देख अगर उसको और उसके दोस्त को कान पकड़ के सिटअप लगाने को बोल दिया, तो अब वही हो गया कि कौन कितनी ज्यादा लगाता है। तो स्टूडेंट क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को पछाड़ दें, आउटलास्ट कर दें, मतलब उसको पीछे छोड़ दें।
है ना, रादर देन फीलिंग एम्बेरस। तो उनको एम्बेरसमेंट नहीं हो रही है, बल्कि उनको एक दूसरे से कंपटीशन लगा रहे हैं, तो ये एक अलग लेवल का हो गया। देन देयर वाज दैट dreaded command, get out of the class. Teachers often used this punishment when they wanted to remove a disruptive student without interrupting the lesson for everyone else. भाई फिर आती थी ये सबसे डरावनी कमांड कि क्लास से ही बाहर निकल जाओ। लेकिन हमारे लिए सबसे डरावनी कमांड ये होती थी कि अपने पेरेंट्स को ये सिग्नेचर करवा के लाना अपने पापा से। ये सबसे डरावनी चीज होती थी। अगर एक्सट्रीम ही हो गया तो कल तुम्हारे पापा मेरे को स्कूल में मिलने चाहिए, नहीं तो तुम क्लास में तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। ये सबसे डरावनी चीज होती थी कि टीचर्स ऑफन यूज्ड दिस, मतलब अक्सर इसको, इस पनिशमेंट को यूज करते थे जब वो चाहते थे, व्हेन दे वांटेड, चाहते थे कि जो डिसरप्टिव स्टूडेंट है, मतलब वो स्टूडेंट जो बाधा डाल रहा है, डिसरप्ट कर रहा है, बाधा डालने वाले स्टूडेंट को ही हटा दे बिना पूरी क्लास को डिस्टर्ब किए। तब वहां से ये कमांड आती थी, गेट आउट ऑफ द क्लास। स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम केम विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। अब क्लास से बाहर खड़े होने में हमें अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता था। द पनिशमेंट वॉज एज मच अबाउट मच पब्लिक विजिबिलिटी एज इट वॉज अबाउट डिसिप्लिन। तो ये पनिशमेंट जितना ज्यादा आपका डिसिप्लिन के बारे में थी ना, उतनी ही ये ज्यादा पब्लिक विजिबिलिटी के बारे में भी थी, कि सब लोगों को पता तो चल जाए कि कितने बदतमीज हो तुम। आ स्टूडेंट बैनिश्ड, मतलब जिसको क्लास से आपका निकाल दिया गया है, तो वैनिश्ड का मतलब होता है उसको एग्जाइल कर देना, मतलब क्लास से बाहर निकाल दिया, उसका देश निकाला हो गया, उसका क्लास निकाला हो गया। टू द कॉरिडोर इंस्टेंटली बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी। अब सब लोग पूछेंगे तेरे को क्यों निकाला मैम ने, टीचर्स आते हुए आते जाते पूछेंगे, तो अब ये सब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी हो गया, सब लोग उसको आते आते पूछ रहे तूने ऐसा क्या किया है ना। Our students' punishment became public news very quickly, and soon the whole school knew who had been thrown out of the class and the reason for it. और ये जो स्टूडेंट का पनिशमेंट है ना, ये बिकेम पब्लिक न्यूज वेरी क्विकली, मतलब बहुत जल्दी ये पब्लिक न्यूज बन जाता, और सून, जल्द ही पूरी क्लास जान जाती कि भाई किसको क्लास से बाहर निकाला है और उसके पीछे का कारण क्या था, क्या गलती की थी इसने। लेकिन जो सबसे बड़ा डर ये था कि क्लास से बाहर निकालने वाला, द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग स्पॉटेड बाय प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ड्यूरिंग वन ऑफ देयर रूटीन राउंड। तो अगर उनके रूटीन राउंड के दौरान में अगर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल ने देख लिया, यही सबसे बड़ा डर था। सच एन एनकाउंटर कुड इजिली accelerate a minor classroom punishment into much bigger problem, complete with explanation, warning and sometime even a summons for the parents। तो ये वाली लाइन सबसे बड़ी डरावनी होती थी कि जो ये एक नॉर्मल सा क्लासरूम पनिशमेंट था ना, अब ये इसको बढ़ा देगा। एक्सेलरेट करना मतलब उस चीज को इंक्रीज कर देना, उसको बढ़ा देगा एक बहुत बड़ी समस्या में, कि पहले समझाओ कि क्या गलती थी। अगर टीचर या अगर प्रिंसिपल उस बात से कन्विंस नहीं हुए, तो या तो आपको वार्निंग दे दी जाएगी, अगर बहुत ही ज्यादा कुछ उनको फील हुआ तो फिर बोलेंगे अपने पेरेंट्स को बुला के लाना। सम्मन करना मतलब कॉल करना कि अपने पेरेंट्स को बुला कर लेके आना। एज द न्यू मिलेनियम approached attitude toward discipline in schools began to change। अब जैसे जैसे आपकी मिलीनियम अप्रोच, मतलब जो पुरानी यानी 20 से 25 साल पुरानी जो ये अप्रोच है, ये जो टीचिंग का है, स्कूल्स का है, ये अब धीरे धीरे डिक्लाइन पे आ गया है। तो अब जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो हमारा नजरिया है डिसिप्लिन के टूवर्ड्स, है ना, उसको डिसिप्लिन बच्चों को सुधारने के लिए क्या क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले ये इस तरीके की पनिशमेंट से हुआ करता था, अब वो बदलने लगा है। ड्रिवन बाय द एफर्ट्स ऑफ चाइल्ड वेलफेयर एडवोकेट, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, educator and NGOs, corporal punishment and other forms of public humiliation increasingly came under scrutiny। अब ड्रिवन बाय मतलब इसके ये भी कारण है, जैसे कि आपके चाइल्ड वेलफेयर एडवोकेट से मतलब सपोर्टर, एडवोकेट मतलब यहाँ पे सपोर्टर से है ना, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि चलो ठीक है अभी हम लोग इसको मजाक के रूप में पढ़ रहे हैं तो ठीक है, बट कभी कभी टीचर्स भी मतलब इतना ज्यादा उन्होंने बच्चे को पनिश कर दिया कि वो एक्सट्रीम ही हो गया। तो ये सब चीजों से तो मतलब वो उसकी डेथ हो गई या उसको इतनी सीवियर प्रॉब्लम हो चुकी है, तो ये सब ठीक नहीं था ना। तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि हमें किसी को बॉडी पे इतना नुकसान पहुंचाना चाहिए, उसको मारना पीटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए।
है ना, कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि शारीरिक रूप से उसको पनिश किया जा रहा है, या फिर जैसे कि यहाँ पे अभी स्टेज पे खड़ा कर दे रहे हैं या फिर इसको बाहर निकाल दिया, तो ये एक प्रकार की आपकी पब्लिक ह्यूमिलिएशन है। अगर कोई बच्चा बहुत सेंसिटिव है तो वो उस चीज को नहीं झेल पाएगा। तो ये सब चीजें, दीज थिंग्स केम अंडर स्क्रूटनी, मतलब ये जांच की नजर में आ गई कि कोई भी स्कूल अगर ऐसा पाया जाएगा तो उनको फिर प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा। धीरे धीरे ये जो प्रैक्टिसेस है had once been considered routine became unacceptable and schools were encouraged to adopt more constructive and child friendly approaches to discipline। धीरे धीरे ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो मेजर्स हैं, जिनको एक समय पे कैसे कंसिडर किया जाता था, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो रूटीन है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब वो चीजें अनएक्सेप्टेबल हो गई हैं। राइट, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बच्चों को आप इस तरीके से पनिश नहीं कर सकते हैं। और स्कूल्स को एंकरेज किया गया कि वो अपनाएं, अडॉप्ट करें मोर कंस्ट्रक्टिव एंड चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोचेस टू डिसिप्लिन, कि ऑब्वियसली हमें बच्चे को डिसिप्लिन में लाना है, बट उसके लिए चाइल्ड फ्रेंडली चीजें होनी चाहिए, कोई पब्लिक ह्यूमिलिएशन उसको फील नहीं हो। इजी था, बट स्टिल इसमें बहुत अच्छे, जैसे कि यहाँ पे एक शब्द था हमारा अनवेवरिंग अटेंशन। सो अनवेवर होने का, जैसे अनवेवर होने का मतलब क्या हो गया, बिना चेंज होना। सो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है आप। और जैसे एक होता है, अगर आपने कोई काम करना है, जैसे कि ये था ना आपका एंड्योरेंस, तो एंड्योरेंस में हम अनवेवरिंग कैसे बोल देंगे कि आपको लगातार वो काम करना है, आप चेंज नहीं करेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे। तो ये हो गया, यहाँ पे वेवरिंग हो गया। वेवर करना मतलब आप हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, तो ये हो गया अनवेवरिंग। अनवेवरिंग का मतलब समझ में आ गया यहाँ पे। और ऐसे कोई शब्द, हाँ एक वर्ड था ना नक्कल करके, हाँ ये रहा, इसका मतलब होता है ये वाले पॉइंट्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो एक्स्ट्रा वोकैब है जो हमने अलग से नहीं पढ़ी है, ये चीज हो गई। बस ठीक है, बाकी जो मैंने आपको ये लर्न करने के लिए दिया है वो आपको कमेंट करना ही है। एंड्योरेंस, उसके बाद रेजिलियंस, परजीवरेंस एंड टॉलरेंस, ये चारों शब्दों को आपको एएनसी आएगा, ईएनसी आएगा, खुद आंख बंद करके इनको मतलब आंख बंद करके इनको देखो कि एएनसी आएगा, हाँ सही है, ईएनसी आएगा, सही है, फिर उसको लिखो, फिर देखो कि आप लिखने में आपको कितना ब्रेक लग रहा है, कहीं पॉज लग रहा है, इसका मतलब अभी भी आप कंफर्टेबल नहीं हो उस स्पेलिंग के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और एवरीडे हम लोग धीरे धीरे ग्रो करते हैं। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। और ये जो आपको पीडीएफ है ना वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाय।